साल 1965 में अगस्त महीने का समय था। चारों ओर बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। एक तरफ शिवालय भक्तों से लबालब भरे थे, तो दूसरी ओर सावन की रिमझिम फुहारों ने मौसम में शीतलता भर दी थी। उस रोज पूरे दिन जोरदार बरसात हुई थी। आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा था, क्योंकि ऐसे मौसम में धान रोपने का सबसे उपयुक्त समय होता है। ऐसा सोचकर नवल सांझ के 4 बजे जब बरसात धीमी पड़ी तो खेतों की ओर निकल गया। इस बखत कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में अंधेरा घिर आएगा। अब छोड़ो भी, कल देखेंगे। अरे मैं लालटेन लिए जा रहा हूँ। 4-5 घंटे धान रोपूंगा, उसके बाद वहीं खटिया लगाकर सो जाऊंगा। अरे पूस की कुटिया में कहाँ बरसात में रात बिताएंगे आप? छोड़िए ना। अच्छा, तू फिक्र ना कर, मैं देखूंगा। अगर बरसात हुई तो लौट आऊंगा। पत्नी के मना करने के बाद भी नवल एक हाथ में लालटेन और दूसरे में छाता पकड़े तेज कदमों से खेत की तरफ निकल जाता है। जल्दी जल्दी काम शुरू करता है और काम करते करते भूल ही जाता है कि रात घेर आई है। आसमान में अभी भी बादल थे, रह रहकर बिजली कड़क रही थी, लेकिन बारिश नहीं थी। थकान मिटाने को नवल अपनी खटिया कुटिया के बाहर डालकर थोड़ी देर सुस्ताने लगता है। जब तक थकान उतरती है उसे एहसास होता है कि रात काफी हो गई है। अब उसे समझ ना आता कि इस काली गहरी रात में अकेले खेत पर ही रुके या घर लौट जाए। अभी नवल सोच ही रहा था कि तभी उसे लालटेन की मध्यम सी रोशनी में पास के खेत में किसी की आकृति दिखाई देती है। लो, मैं तो ऐसे ही घबरा रहा हूँ। हरिया काका भी लगता है आज खेत पर ही रुके हैं। पास के खेत में अंधेरे में किसी की आकृति देखकर नवल को बड़ी हिम्मत मिल गई थी। उसने साथ लाई हुई रोटियां निकाली और प्याज के साथ खाकर चुपचाप चारपाई पर लेट गया। नवल आंख बंद करके चारपाई पर लेटा ही था कि अचानक उसे लगा जैसे काका ने उसे पुकारा हो। नवल आंख खोलकर लालटेन से इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अपना वहम समझकर वो एक बार फिर आंख बंद करके वहीं लेट जाता है। रह रहकर नवल को किसी के खेत में यहां से वहां दौड़ने या चहलकदमी की आहट सुनाई पड़ रही थी। वह दिन भर की थकान से चूर था। आसपास होती हलचल को नजरअंदाज करके वह लगभग नींद में पहुंच गया था। अचानक ही आधी रात गए उसे एहसास हुआ कि आसपास कहीं बहुत तेज आवाज में ढोल बाजे नगाड़े बज रहे हैं। कुछ देर नींद की जोर में वह आवाज को इग्नोर करता है, लेकिन ढोल बाजों की आवाज लगातार उसके नजदीक आती जा रही थी। कुछ ही देर में ढोल के साथ साथ भीड़ के शोर की आवाज भी नवल के कानों में पड़ने लगती है। अब उस शोर में चारपाई पर आंख बंद करके लेट पाना उसके लिए संभव नहीं था। वह चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है और शोर की दिशा में देखने का प्रयास करता है। नवल को कोई अंदाजा नहीं था इस समय रात का कौन सा पहर चल रहा है। आधी नींद में ही उसने एक बार फिर से अपनी आंखों को मसल कर देखने की कोशिश की। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस ऐसा लगता था कहीं आसपास कोई बारात गुजर रही हो जैसे। आमतौर पर बारात देखने की लालसा इंसान को होती ही है, इसलिए बारात देखने के कौतूहल में नवल अपने खेत से कुछ कदम बाहर आकर बारात की दिशा में चल पड़ता है। खेत से बाहर आते ही अब उसे अपनी आंखों के सामने एक सजी धजी बारात नजर आने लगती है। बारात बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि आम तौर हुआ करती है। हुड़दंग था, जोरदार नाच हो रहा था और सज धज कर तकरीबन 25-40 लोग ढोल बाजों के साथ बढ़े चले जा रहे थे। अरे किसकी बारात है ये? आज तो गांव में किसी का ब्याह नहीं है, किसी और गांव से भटक कर तो यहाँ नहीं आ गई। नवल के मन में प्रश्न आया तो पूछने के लिए वो बारात की ओर बढ़ गया। अरे भैया, किसके यहाँ की बारात है? नवल के सवाल के जवाब में सामने नाच रहा आदमी अचानक से रुक जाता है और थोड़ा गंभीर होकर एक नजर ऊपर से नीचे तक उसकी ओर देखता है। अरे पड़ोस के गांव चिपियाना से आ रहे हैं। मंगेश की बारात है, रमेश की लड़की के साथ। अब आ गए हो तो चलो भैया, साथ में तुम भी झूम लो। अरे नहीं भैया, हम ठीक है, बस खेत में लेटे थे, आवाज सुनी तो देखने चले आए। नवल के मना करने पर भी हुड़दंग के मूड में नाच रहे लड़कों ने उसे अपने साथ घसीट लिया। अरे हम तो कहते हैं साथ ही चलो, जोरदार दावत मिलेगी। बहुत बढ़िया इंतजाम किया है बारात के लिए। अरे याद रखोगे, ऐसा ब्याह दूसरा देखने को ना मिलेगा। हाँ चलो। बारातियों के जिद करने पर
नवल भी उनके साथ हो लेता है। चारों ओर गहरा अंधेरा था। उसी अंधेरे में कड़कड़ाती बिजली की चमक में उसने देखा बारात के सबसे आगे एक लड़का घोड़ी पर चढ़ा बैठा है। घोड़ी पर सवार युवक का चेहरा नवल को नजर नहीं आ रहा था। बेगानी शादी में बिन बुलाए उन अनजान लोगों के कहने पर पता नहीं क्यों नवल जाने को भी तैयार हो गया था। बाराती नवल को भी ढोल की थाप पर जमकर नचा रहे थे। बाकी बारातियों की तरह गेंदे के फूलों की एक माला भी उन्होंने नवल के गले में डाली और बारात आगे बढ़ निकली। बारात आगे बढ़ती ही जा रही थी। नाचते नाचते नवल बेसुध हो गया था, लेकिन जाने क्यों अभी भी नाचता ही जा रहा था। पता नहीं कितने घंटों तक वो बारात के साथ नाचता रहा। गांव कितनी दूर छूट गया इसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। अचानक ही एक जगह जाकर बारात ठहर गई। एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक लड़की बैठी हुई थी जिसे औरतें सजा रही थी। भाई आओ, कुछ खा लो, कुछ देर में ब्याह का कार्यक्रम होगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, आज तो जमकर खाऊंगा मैं। हाँ। बाराती की बात सुनकर नवल सामने लगे खाने के पंडाल की ओर जाकर थाली भरकर भोजन परोस लेता है। भोजन करने बैठता है कि अचानक उसे लघु शंका महसूस होने लगती है। पहले हल्का होकर आता हूँ, फिर भरपेट खाऊंगा। पहला कौर मुंह में डाले बिना ही वो उठ खड़ा होता है और बारात से थोड़ा दूर हटकर एक किनारे जाकर लघु शंका करता है। तभी उसे बैल के गले में बंधने वाली घंटी की आवाज सुनाई देती है। नवल का ध्यान बारात से भंग होता है और वो पलटकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे रास्ते पर सामने से एक आदमी बैल की रस्सी पकड़े हुए आता दिखाई देता है। जय भोले की। अरे इतनी रात गए अंधेरे में कहाँ निकले हो भैया? कौन गांव के हो? हम तो पिपियानी गांव के हैं, यहाँ बारात में आए हैं। आप कौन गांव के हो? इतनी रात गए आप कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं तो दूर गांव में बैल खरीदने गया था, बस वहीं से लौटते देर हो गई। अरे लेकिन तुम कौन सी बारात में आए हो? यहाँ इस जगह पर कौन बारात आई है? भांग वांग चढ़ाए हो क्या? सावन के महीने में तो ब्याह शादी होती ही नहीं है और पिपियानी तो यहाँ से 5 कोस दूर है। उस आदमी के इतना कहते ही जैसे नवल का सम्मोहन भंग हो जाता है और वो पलटकर उस स्थान की ओर देखता है जहां अभी कुछ देर पहले तक खूब चहल पहल थी। जमकर नाच गाना हो रहा था और दावत चल रही थी। सामने जो उसे दिखाई देता है उसे देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो बारात के साथ आया था। बारात कहाँ गई? नवल नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ देर पहले तक सुनाई दे रही बारात के शोर शराबे की आवाज और रौनक कहीं महसूस नहीं होती है। अचानक ही उसकी नजर उस बड़े से पेड़ की ओर जाती है जहां पर औरतें एक दुल्हन को घेर कर बैठी थी। पेड़ की ओर देखकर जैसे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेड़ के आसपास कोई दुल्हन नहीं बल्कि सफेद कपड़े पहने कुछ औरतें खड़ी हुई थी जो शायद उसकी ओर ही देख रही थी। सुंदर कपड़ों में सजे बाराती भयानक शक्ल और कटे फटे शरीर वाले प्रेत बन चुके थे। घोड़ी पर बैठा हुआ दुल्हा कोई और नहीं बल्कि सरकटा प्रेत था। नवल के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी और उसके पैर सुन्न पड़ने लगे थे। एक पल में जैसे उसके शरीर की पूरी ताकत ही खत्म हो गई थी। उसके सामने ढेरों भयानक भूत और प्रेत खड़े थे, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वहां से भाग सके। क्या हुआ भैया? अरे किस चक्कर में पड़ गए आप? कोई बारात नहीं है यहाँ पर, आप शमशान के बाहर खड़े हो, चलो यहाँ से। नवल उंगली का इशारा करके उस पेड़ की ओर देखने को कहता है। पेड़ पर उसे भयानक प्रेत उल्टे लटके हुए नजर आ रहे थे। अरे भैया कुछ नहीं है उधर, मैं कहता हूँ चलिए आप यहाँ से। अच्छा आप मेरे बैल का रस्सी पकड़िए और अपने इष्ट को याद करिए, भोले बाबा सबको पार लगाएंगे। भोले बाबा का नाम सुनते ही जैसे नवल की तंद्रा भंग हो जाती है और वो साथ चल रहे बैल को देखकर प्रणाम करता है। जय हो नंदी बाबा। बाबा मेरा संदेश भोले बाबा तक पहुंचा दो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, आज तो मैं शायद जिंदा घर ना लौटता अगर आप समय पर ना आए होते। भोले बाबा सबकी मदद करते हैं, उनकी दृष्टि सबके ऊपर रहती है, घबराओ नहीं, चलो
मैं तुम्हें पिपियानी पार करा देता हूँ। नवल देखता है कि कुछ काले साए और प्रेत उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तभी नवल के कानों में एक दोहरी सी आवाज गूंजती है। लगता है इसने वो खाया नहीं, एक बार बस ये मुंह में लगा लेता तो आज इसे जाने ना देता। नवल को अब और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उन आवाजों पर ध्यान दिए बगैर वो बस ओम नमः शिवाय बोलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद वो प्रेत और काले साए गायब हो जाते हैं। जिस समय वो पिपियानी गांव के किनारे पहुंचा, सुबह के 4 बजने को थे। जाओ, तुम्हारी बला कट गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। अब प्रेतों का समय काल खत्म हुआ। सुरक्षित अपने घर पहुंच जाओ। और हाँ, भगवान भोले का शुक्रिया करना मत भूलना। बोल बम। इतना कहकर वो आदमी अपने रास्ते निकल जाता है और नवल बेसूध होकर वहां से सीधा अपने घर के लिए दौड़ लगा देता है। आधे घंटे के बाद जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो बुरी तरह हाँफते हुए जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगता है। इतनी सुबह यूं दरवाजे पर दस्तक सुनकर घबराकर उसकी पत्नी दरवाजा खोल देती है। सामने देखती है कि उसका पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जिसके कपड़े पर एक भी बूंद पानी नहीं है, जबकि बाहर जोरों की बरसात हो रही थी। आप इतनी सवेरे सवेरे, क्या हुआ जी? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? और बाहर तो इतना पानी बरस रहा है, लेकिन आपके कपड़े तो सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बाहर से नहीं आए हैं क्या? इस एक रात में नवल ने इतना कुछ देख लिया था कि अब पत्नी के किसी भी सवाल का उत्तर देने की क्षमता उसके अंदर नहीं बची थी। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो 2 कदम घर के अंदर रखता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। पति की ऐसी हालत देखकर नवल की पत्नी किशोरी बहुत घबरा जाती है और दौड़कर पड़ोस वाले काका को बुला लेती है। जैसे ही खबर मिलती है, गांव के कई सारे लोग नवल के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी तरह पानी छिड़ककर हाथ पैर मलने के बाद आधे घंटे में उसे होश आता है और फिर वो पिछली रात हुई सारी आप बीती सुनाने लगता है। अरे तुमको किसने कहा कि कल हम रात में खेत पर सोए थे? हम तो पूरी रात अपने घर में सोए हैं। और हम तो क्या, इतनी बरसात में कोई गांव का आदमी खेत पर नहीं गया। कुछ तो दिमाग लगाओ। सावन के महीने में कौन सा ब्याह होता है? और जिस रमेश की लड़की की तुम बात कर रहे हो ना, उसको मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। तुम क्या जानते नहीं हो मरे हुए आदमी का ब्याह हुआ करता है क्या? काका की बातें सुनकर तो नवल का शरीर एक बार फिर से सुन्न पड़ने लगा था। एक बात बताओ, उस आदमी का नाम नहीं पूछे जो तुमको उस प्रेत बारात से बचा कर लाया? कौन था? कौन गांव का था? टिमरी गांव बताया था, शायद शिव नाम था उसका। एक बैल लिए था, कहीं दूर गांव से खरीद कर लाया था। अरे हम तो कहते हैं किशोरी बिटिया, तुम्हारा पूजा पाठ काम आ गया। शिव नाम नहीं बताया था। हमको तो लगता है भगवान शिव ही थे जो नंदी के साथ तुमको वहां बचाने के लिए प्रकट हुए, वरना वो भूतों की बारात उनको काहे नहीं दिखाई दी? तुमको ही क्यों दिखाई दे रहे थे? जिस टिबरी गांव का तुम नाम ले रहे हो ना, दूर दूर तक 20 कोस तक में भी इस नाम का कोई गांव नहीं है यहाँ पर। अरे उम्र बीत गई हमारी इसी गांव में रहते रहते। आसपास के 7 गांव के लोगों को तो नाम से ही जानता हूँ मैं। एकाएक नवल को उस आदमी की बात याद आती है। आज कौन सा दिन है? सोमवार। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस भोले बाबा का शुक्रिया अदा करना है। चलो मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हैं। आज से मैं हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया करूंगा। गांव के लोगों का कहना था कि नवल को उस रात साक्षात भोले बाबा मार्ग दिखाने आए थे। उस दिन के बाद गांव में सावन के दिनों में प्रेत बारात निकलने की बात आग की तरह फैल गई। कहते हैं उस घटना से सबक लेकर आज भी लोग देर रात तक बाहर निकलने से डरते हैं।